जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं ईएमआरएस जनरल हिंदी। जनरल हिंदी इसलिए कह रहा हूँ कि ईएमआरएस का जो एग्जामिनेशन है उसमें हिंदी दो तरह से पूछी जाएगी। एक तो जो अनिवार्य हिंदी है, लैंग्वेज के तहत एक है अनिवार्य हिंदी जिसमें जनरल हिंदी पूछी जाएगी। जनरल हिंदी का मतलब होता है कि सामान्य हिंदी जिसकी जानकारी हर किसी को होनी चाहिए। एक दूसरा है रीजनल लैंग्वेज का, कुछ जगह पे रीजनल लैंग्वेज भी दिए गए हैं। तो रीजनल लैंग्वेज वाले में क्या है कि उसकी जो हिंदी अगर आप सेलेक्ट करते हैं या फिर कोई और लैंग्वेज चूज करते हैं तो वो जनरल हिंदी से थोड़ा सा टफ होगा। तो हम देखेंगे कि जो ईएमआरएस के हिंदी के पेपर हैं पिछले एग्जामिनेशन से जो भी हुई हैं उनमें क्या पूछा गया है और क्या आने की संभावना, जिससे हम अपनी एक तैयारी कर सकें, हमें एक मोटा मोटा आइडिया लग जाए कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग जो है अपना जो है पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं कि जातिवाचक संज्ञा बताइए। पहला क्वेश्चन ही आ गया संज्ञा से। अब संज्ञा का क्या मतलब होता है इसको जान लो भाई। संज्ञा का क्या मतलब है भाई? किसी वस्तु का नाम हो गया, कोई वस्तु हो गई, कोई व्यक्ति हो गया, कोई स्थान हो गया, कोई भाव हो गया। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव को बताए उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी भी सेंटेंस में जो कोई किसी वस्तु की बात बताए, कोई व्यक्ति बताए, कोई स्थान का पता चले, किसी भाव का पता चले, उसे संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा जो है मेनली 5 तरीके के होते हैं। जातिवाचक संज्ञा जिससे किसी की जाति का पता चले, समूहवाचक संज्ञा जिससे किसी समूह का पता चले, भाववाचक संज्ञा मतलब भाव पता चलेगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी व्यक्ति के बारे में पता चलेगा, द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब द्रव्य से पता चलेगा। तो चलो एक एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लेते हैं। जाति से क्या हो गया भाई? जाति से किसी भी जात का पता चल जाए। मान लीजिए लड़का, लड़की, औरत, इससे जात पता चल रही है। अब लड़का वो कोई भी हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है, किसी भी नाम का हो सकता है, वो हो गया जाति। समूह का मतलब होता है ग्रुप, हो गया झुंड। मान लीजिए गाय की झुंड है, बकरी की झुंड है, सेना की टुकड़ी है, ये क्या है? एक समूह है, तो समूहवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जहाँ पे कोई सुख दुख, प्यार मोहब्बत, इन सब की चीज़ों के किसी भाव का पता चले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति का कोई स्पेशल जो नाम है, किसी स्थान का नाम है, उसे हम व्यक्तिवाचक कहेंगे। राम, श्याम, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा में तरल है, ठोस है, ये सब चीज़ें पता चलेगी, द्रव्य का पता चलेगा। तो आपने संज्ञा जान लिया, संज्ञा के प्रकार जान लिया। अपना जो पहला क्वेश्चन है चलिए हम उस पर टिकते हैं कि जातिवाचक संज्ञा। आप तो बता दो मेरे भाई कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है लड़का। लड़का से ये एक पूरे लड़के की जितनी जाति हो उसके बारे में पता चलता है। तो अपना जो आंसर होगा वो लड़का होगा। अगर हम और भी कोई इसमें आंसर देख लें, श्याम क्या है? श्याम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी व्यक्ति का नाम है श्याम। सेना का मतलब क्या है? सेना मतलब समूह बता रही, मतलब समूहवाचक संज्ञा है। दुख है, दुख क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इस प्रकार हमने जान लिया कि जो जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? लड़का। लड़का जो है राइट आंसर है। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा वस्त्र पुल्लिंग में आता है। देख लीजिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहाँ पे अगर आपने कभी नहीं देखा होगा तो आप नहीं बचा पाओगे कि धोती, कमीज, कुर्ता, टोपी में से कौन सा पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग हम सभी जानते हैं। पुल्लिंग से जो होता है पुरुष या मेल का पता चलता है और स्त्रीलिंग से फीमेल का पता चलता है, यानी किसी औरत के होने का पता चलता है। जैसे अध्यापक का अध्यापिका, पुरुष का स्त्री, आदमी का औरत, लड़का का लड़की, भाई का बहन, माता का पिता, चाचा चाची, बाबा दादी। तो ये पूरा पता चलता है कि भाई स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। अब यहाँ पे देखिए धोती। धोती नाम से लग रहा है कि यार स्त्रीलिंग ही है। हाँ, जाहिर सी बात है धोती स्त्रीलिंग है। कमीज, कमीज भी कुछ स्त्रीलिंग ही जैसा लग रहा है। टोपी, ये भी स्त्रीलिंग लग रहा है। तो अपना बचता है कुर्ता। कुर्ता जो है एक पुल्लिंग है। कुर्ता का जो अगर स्त्रीलिंग देखोगे तो कुर्ती होता है, कुर्ती है ना। तो कुर्ती हो गया, कुर्ता का स्त्रीलिंग हम कह सकते हैं। अब इसको आप पहचानोगे कैसे कि कोई स्त्रीलिंग है या क्या है? जैसे देखो इसका वाक्य बना लो। धोती पहनी जाती है, पहनी जाती है, पहना जाता है नहीं, पहनी जाती है। अगर इसका वाक्य बनाओगे तो धोती पहनी जाती है, कमीज पहनी जाती है, टोपी पहनी जाती है, लेकिन कुर्ता पहना जाता है। पहना, पहनी, इसी से तो पता चलता है। अगर आप इसके वाक्य बना लोगे तो वाक्य अगर पूरा स्त्रीलिंग समझ में आ जाता है, वाक्य अगर बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। तो जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर है
कुर्ता, कुर्ता जो है स्त्री पुल्लिंग है। चलिए तीसरा क्वेश्चन से देखते हैं। देखिए पर्यायवाची से क्वेश्चन पूछा गया है कि कमल का पर्यायवाची नहीं है। हमने पहले कह दिया है कि पूरा सेंटेंस पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा, यहाँ पे नहीं दिया है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हड़बड़ाहट में ऐसी गलतियाँ होती हैं जो बाद में पछताने के लिए जो है बहुत पछताना पड़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जहाँ भी नहीं शब्द ना आ जाए वहाँ पे उसको अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि हड़बड़ाहट में ऐसे देख लोगे कि निम्नलिखित में कौन सा कमल का पर्यायवाची है, यहीं तक खत्म कर दोगे और नलीना संजीव किसी पे लगा दोगे और चले आओगे, कहोगे सही है, लेकिन बाद में जब आंसर किया आएगा पता चलेगा अरे यार नहीं पूछा गया था। तो ऐसी गलती मत करिएगा। तो जो तीसरा क्वेश्चन है कि कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल का पर्यायवाची सब होते हैं भाई, जितना पंकज जा लास्ट में आता है, नीरज आ गया, सरोज आ गया, राजीव आ गया, पुष्कर आ गया, उत्पल आ गया, अरविंद आ गया, अंबुज आ गया, नलिन आ गया, ये सब कमल के पर्यायवाची हैं, कमल के फूल के पर्यायवाची हैं। यहाँ पे जो ये रसाल दिया है, डी जो ऑप्शन दिया है, रसाल जो है आम का पर्यायवाची है। अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आम का पर्यायवाची रसाल होता है, रस से भरा हुआ फल यानी आम। बाकी नलिन, राजीव, उत्पल ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन देखें हैं, वकील किस भाषा का शब्द है? वकील एडवोकेट किस भाषा का शब्द है भाई? वकील जो है अरबी भाषा का शब्द है। इसे थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ेगा। ये जितने हैं इन सबको जो विदेश से आए हुए शब्द हैं उनको विदेशज शब्द कहा जाता है, यानी विदेशी शब्द कहते हैं। और जो अपने वाले उनके होते हैं उनको देशज कहते हैं, उनको देशज कहा जाता है, यानी देसी शब्द कहा जाता है। तो विदेशी में क्या है? वकील है। यहाँ पे हमने कुछ शब्द दे रखे हैं, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा और अगर कॉपी लेके बैठे हो तो नोट भी कर लीजिएगा। अंग्रेजी के जो शब्द हैं, जैसे महीने के जितने जनवरी फरवरी सब क्या हैं? अंग्रेजी के नाम है। इंजन अंग्रेजी शब्द है। एक्सप्रेस, कमीशन, टायर, टेलीफोन नंबर, नोट, नोटिस, पाउडर, सिगरेट, क्रिकेट, फुटबॉल, सिनेमा, रजिस्टर, ये सब के सब अंग्रेजी के शब्द हैं। अब देखिए अरबी के शब्द कौन से हैं? अरबी अदालत का शब्द है अरबी, इस्तीफा, कसम, कानून, जुर्माना, ताकत, मरीज, तूफान, तारीख, कुर्सी और वकील, ये सब किसके हैं भाई? अरबी भाषा के शब्द हैं। फारसी भाषा के कौन से शब्द हैं? फारसी में आता है अचार, आसमान, कमर, गुब्बारा, जगह, जमीन, शराब, शादी, शेर, ये सब फारसी भाषा के शब्द हैं। पुर्तगाली में आल्पिन पुर्तगाली भाषा का शब्द है। बाल्टी, कप्तान, तंबाकू, पादरी, तौलिया, ये सब पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। तुर्की में कुर्ता, कैंची, चिक, तोप, कुली, कुलीन, ये सब तुर्की भाषा के शब्द हैं। इन्हें नोट कर लेना भाई। अब हो नहीं सकता कि भाई अब वकील एक बार पूछ लिया है तो वकील ही पूछे, हो सकता है अगली बार पूछ ले कि भाई इस्तीफा या अदालत किस भाषा का शब्द है, तो आपका आंसर अरबी हो जाएगा। हो सकता है पूछ ले भाई गुब्बारा किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। हो सकता है पूछ ले भाई कप्तान किस भाषा का शब्द है, पुर्तगाली है। हो सकता है आपको पूछ ले भाई कैंची किस भाषा का शब्द है, आंसर आपका तुर्की होगा। तो इसे नोट कर लो, एक बार पॉज करके वीडियो इसको नोट कर लेना भाई मेरे। पांचवा क्वेश्चन ये है कि पवित्र में प्रयुक्त संधि क्या है? मतलब पवित्र में कौन सी संधि प्रयुक्त होती है? अब संधि जान लो भाई, संधि क्या होती है? स्वरों का मेल, संधि मतलब शब्दों का मेल या अल्फ़ाबेट का जो मेल होता है उसे हम कहते हैं संधि। मतलब वर्णों का जो मेल होता है, किसी भी दो वर्णों का जो संधि होगा, जो मेल होगा, उससे जो विकार उत्पन्न होती है उसे संधि कहते हैं। संधि का मतलब ही होता है जोड़। तो दो वर्णों या दो अल्फ़ाबेट से मिलने से जो संधि से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि मतलब जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो उससे स्वर संधि कहते हैं। जब दो व्यंजन आपस में मिलें तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग अगर आपस में मिल रहे हैं, मतलब अंग आहा वाले, ये होता है विसर्ग। तो अगर विसर्ग कुछ मिल रहा है, उससे कोई संधि हो रही है और कोई विकार उत्पन्न हो रहा है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जो पहला अपना स्वर संधि है वो 5 प्रकार का होता है, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, गुण संधि और अयादि संधि। तो यहाँ पे जो पवित्र है, अगर पवित्र का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा पौधन इत्र, पौधन इत्र, और ये बन जाता है पवित्र। ठीक है, ये अयादि संधि का उदाहरण है। पवित्र जो है अयादि संधि का उदाहरण है। हम इस पे अलग वीडियो बनाएंगे, एक हमने संधि का वीडियो डाल रखा है, बाकी और जितने संधि हैं उसके वीडियो मैं अलग से डालूंगा।
तो इसमें आपको ये सारा चीज़ स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल जो है ये याद करते चलिए छठवां क्वेश्चन देखते हैं कि चाय किस भाषा का शब्द है। देखिए दूसरी बार पूछा गया, एक उसमें अरबी का कौन सा शब्द पूछा गया था, वो वकील वाला किस भाषा का शब्द है, और यहाँ पूछ रहा है कि चाय। चाय हम सभी जानते हैं चीन से आई है भाई। चाय का आविष्कार कहते हैं कि चाय की खोज चीन में हुई थी, तो चाय चाय जो है चीनी भाषा का शब्द है। यहाँ पे हमने कुछ और शब्द दे दिए हैं, फिर से याद कर लो भाई। जो विदेशी शब्द हैं कुछ और दे रखा है, इसको भी नोट कर लेना। जैसे चीनी भाषा का शब्द है लीची, चीनी, चीकू, ये कब चीनी भाषा के शब्द हैं। हक, कानून, जमाना, सबूत, ये सब अरबी भाषा के शब्द हैं। लामा और बुद्धा तिब्बती भाषा के शब्द हैं। कारतूस, कूपन, कर्फ्यू, अंग्रेज, बिगुल आदि फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। चलिए हम सातवां क्वेश्चन देखते हैं कि भाई बहन में कौन सा समास है। देखिए दो तरह होते हैं भाई, एक तो संधि भी पूछी जाएगी एग्जाम में, संधि से क्वेश्चन आएंगे, और दूसरा समास से क्वेश्चन आएंगे। संधि से तो पूछा गया उधर पवित्र कौन सी संधि थी, वो हो गया। संधि हमने कहा कि क्या है भाई, वर्णों का मेल है। दो वर्णों का मेल जो होता है या जो जोड़ होता है, उसे जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। समास क्या होती है, समास शब्दों का जोड़ है। मान लीजिए दो शब्द आपस में जुड़ रहे हैं, उससे जो नया शब्द बनेगा, उसे नया शब्द क्या, उससे जो विकार या परिवर्तन उसका होता है उसे हम समास कहते हैं। अब यहाँ भाई बहन का जो समास है, इसमें कौन सा समास है, इसके लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा कि समास क्या होते हैं, समास के भेद कौन से होते हैं, बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, तत्पुरुष, द्वंद्व, दिग्गु, ये सब कौन से समास होते हैं, उनके उदाहरण क्या है, ये सब रटने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे जान लीजिए, और आगे की वीडियो में हम इस पर भी वीडियो बनाएंगे। भाई बहन जो है वो द्वंद्व समास है। क्यों द्वंद्व समास है भाई, द्वंद्व समास की जो परिभाषा है, द्वंद्व समास ये कहता है कि जब दोनों पद किसी भी, मतलब जो दो शब्द मिलते हैं, इसमें भाई और बहन आपस में मिल रहे हैं, भाई और बहन, जब दोनों पद प्रधान हो, मतलब भाई भी बराबर है, बहन भी बराबर है, कोई इसमें नहीं है कि एक पद ये बड़ा है या ये छोटा है, या ये बड़ा है ये छोटा है। जब दोनों पद आपस में बराबर हों तो वो द्वंद्व समास का एग्जाम्पल होते हैं। द्वंद्व मतलब लगभग बराबर चलती है, आपस में टकराहट होती है, बराबर होती है। और दूसरी चीज़, जब इसको अलग करोगे तो ये भाई और बहन हो जाता है, बहन, भाई और बहन। तो इस तरह के जितने भी समास होते हैं, मान लीजिए भाई बहन है, तो अगर दोनों को अलग किया जाए, समास विग्रह किया जाए, दोनों को अलग किया जाए, तो उनके बीच में या और या अथवा शब्द आ जाए तो वो समझ जाओ कि वो द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है, सीधा सा एग्जाम्पल। अगर मान लीजिए हमने किसी भी समास को अलग किया और उसके बीच में या अथवा या और शब्द आ गया, तो समझ जाओ कि वो द्वंद्व समास है। जैसे भाई बहन को अलग करोगे तो ये बन जाएगा भाई और बहन, तो एग्जाम्पल हो गया द्वंद्व समास का। अब चलिए हम देखते हैं आठवां क्वेश्चन अपना, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब सब उज्जवल उज्जवल दिया है, देखिए ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो गलती कर जाओगे। मैं ये बता दे रहा हूँ कि कोई भी अगर किताब जो मैंने बताई थी, आपको रिकमेंड की थी, उसमें वर्तनी वाले पढ़ लेना। ऐसे 100-150 सिर्फ प्रश्न शब्द हैं जिसमें वर्तनी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसमें कुछ ना कुछ गलती लोग कर जाते हैं। तो आपका भविष्य उज्जवल तभी होगा इस एग्ज़ाम में जब आप उज्जवल की पहले स्पेलिंग सही से, वर्तनी सही से बता लोगे। तो ये सी है, 2 बार जा आधा जा है, ऊ आधा जा वा ला, उज्ज्वल, ये उज्ज्वल की सही वर्तनी है, रट लेना, याद कर लेना। चलिए 9वां क्वेश्चन देखेंगे कि जो पढ़ेगा वो पास होगा। सही बात है, जो पढ़ेगा वो पास होगा, जो नहीं पढ़ेगा होगा क्या पास होगा भाई, घंटा पास होगा। जो पढ़ेगा वो जरूर पास होगा। ये किस तरह का वाक्य है, वाक्य से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूछा भी गया है। तो ये संकेत सूचक शब्द है, संकेत सूचक वाक्य है, शब्द तो नहीं है, वाक्य है पूरा। संकेत ये है कि जो पढ़ोगे तभी पास होगी, ये संकेत है। तो ये इसको याद कर लेना कि जो पढ़ेगा वह पास होगा, ये संकेत सूचक है। या इसमें अगर कहें तो अब हमारा आ जाता है 10वां क्वेश्चन है, आंख लगना मुहावरा। लोकोक्तियाँ और मुहावरा हिंदी, जनरल हिंदी में सिलेबस में दिया गया है, और निश्चित रूप से एक ना एक जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। कोई ना कोई जो है मुहावरा या लोकोक्ति उठा ली जाएगी। आंख लगने का मतलब होता है नींद लगना। आंख लगने से अगर ऐसे भी देखोगे तो भी जो सही चीज़ आपको लगेगा, अगर आप तुक्का भी मारोगे तो भी आपको नींद आना ही सही मिलना चाहिए। आसक्त होना कोई आंख लगने से कोई मतलब नहीं आ रहा है। गहरी निद्रा में सोना, ये भी आंख लगने का कोई ऐसा तात्पर्य नहीं बैठ रहा है। आंखों को चिपक जाना तो नहीं है, ये तो पूरा 100% गलत है।
आसक्त होना भी कोई मैच नहीं कर रहा है, गहरी निद्रा में सोना ये भी मैच नहीं कर रहा है। तो हम तुक्का भी लगाएंगे तो नींद आना जो है हमारा राइट आंसर होगा। नींद आना का मतलब होता है, इसका वाक्य प्रयोग भी पूछ सकता है, आंख लगना मतलब, आंख लगना मतलब मैं पढ़ाई करने के लिए बैठा था, आंख लग गई और पता नहीं कब सुबह हो गई। तो आंख लगना का मतलब होता है नींद लग जाना। और इस तरह से कुछ भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं हम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर हम इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम और वीडियो लेके आएंगे और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।